नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और इससे रिलेटेड ये टॉपिक जो है आरआरबी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इस टॉपिक के ये आरआरबी एग्ज़ाम्स में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं आगे भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टॉपिक का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो आज हम एसिड के बारे में समझेंगे, बेस के बारे में समझेंगे और एसिड बेस मिलके जो साल्ट बनाते हैं उसके बारे में समझेंगे। पीएच वैल्यू, पीएच मान जिसको कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर, जो इंडिकेटर हम जिससे पीएच वैल्यू मतलब एसिड बेस को नापते हैं वो, और एम्फोटरिक ऑक्साइड। ठीक है, उभयधर्मी जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके उनके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो है आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में जो आए हैं उसके बारे में बताएंगे और जो क्वेश्चंस आने की संभावना है वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। एसिड, एसिड यानी अम्ल। अम्ल क्या होता है? अम्ल वह पदार्थ है जो पानी में घुलने पर H+ यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। आमतौर पर ये खट्टे स्वाद वाले होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। लिटमस पेपर क्या है? ये एसिड बेस इंडिकेटर है। ठीक है, और जब नीले लिटमस पेपर को हम किसी एसिड में डुबाते हैं तो वह लाल रंग में बदल जाता है। रासायनिक दृष्टि से अम्लों का पीएच मान जो है, जो पीएच वैल्यू होती है अम्ल की, एसिड की, वो होती है 7 से कम। ठीक है, अम्लों को दो प्रकार में बांटा जाता है। अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड ऐसे होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और होते हैं, दूसरा है कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड ऐसे जैसे एग्जाम्पल कि एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, है ना। साइट्रिक एसिड जो होता है वो नींबू में पाया जाता है और टार्ट्रिक एसिड जो इमली में पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। बेस क्या है? वह पदार्थ है जो पानी में घुलने पर OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है। एसिड क्या होता है? कि जो पानी में घुलने पर H+ आयन देता है। और बेस क्या होता है? जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH निगेटिव आयन देता है। आमतौर पर ये पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, और लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देते हैं। एसिड क्या करता है? नीले लिटमस को लाल में बदल देता है और बेस क्या करता है? लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। ठीक है, और क्षार जो मतलब बेस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है। क्षार जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कैसे होते हैं? कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि। ठीक है, कार्बनिक जो यानी ऑर्गेनिक बेस होते हैं जैसे कि एमिनो एसिड। कार्बनिक यौगिकों में क्षारीय गुण दिखते हैं। ठीक है, जैसे कार्बनिक जो होते हैं वो नेचुरल रूप में पाए जाते हैं और अकार्बनिक जो होते हैं यानी इनऑर्गेनिक होते हैं इनको बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लवण। लवण यानी साल्ट। साल्ट के बारे में पढ़ते हैं कि वह रासायनिक यौगिक है, साल्ट जो है वह रासायनिक यौगिक है जो अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया जैसे उदासीनीकरण प्रक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, कि जैसे अम्ल और क्षार का अगर जब रिएक्शन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि उस रासायनिक अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं और इस न्यूट्रलाइजेशन के परिणाम स्वरूप ये जो है साल्ट बनता है। ठीक है, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से प्रतिक्रिया करते हैं तो वे जल और लवण की निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब वाटर बनता है और साल्ट बनता है कोई एसिड और बेस की अभिक्रिया कराने पर। ठीक है, लवण जो होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। लवण कौन कौन से हैं? जैसे सोडियम क्लोराइड,
आमतौर पर ये खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ये जो है हम लोग खाने में जो नमक इस्तेमाल करते हैं वही होता है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग खाद और बारूद में होता है। देखो जो जो हम लोग खेतों में खाद फेंकते हैं वो जो है पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, और बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका उपयोग सीमेंट, चूना और मार्बल में होता है। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसे बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है और ये खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। अब पीएच मान के मान यानी पीएच वैल्यू के बारे में समझते हैं कि पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को मापने का पैमाना है। इसका संपूर्ण जो पॉइंट्स होते हैं यानी पोटेंशिया हाइड्रोजनियम है ना, हाइड्रोजनियम है, जिसका अर्थ है हाइड्रोजन आयनों की क्षमता, यानी पीएच मान को 0 से 14 के बीच में मापा जाता है। ठीक है, 0 से 14, अगर 7 से कम है तो वो एसिड हो गया और 7 से ज़्यादा है तो क्या हो गया, बेस हो गया, और 7 है वो न्यूट्रल होता है। 7 पीएच मान होता है जल का। ठीक है। पीएच मान का वर्गीकरण, वर्गीकरण क्या है कि अम्लीय एक होता है, अम्लीय विलयन यानी एसिडिक होता है, तो पीएच मान 0 से 7 के बीच है, जिसका कम, जितना कम पीएच मान होगा उतना ही अधिक अम्लीय गुण होगा। जैसे नींबू का रस, इसका पीएच मान होता है लगभग 2। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। और उदासीन, उदासीन जो विलयन होता है ना, उसका पीएच मान जो होता है 7, जैसे कि शुद्ध पानी। क्षारीय विलयन, पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है। अधिक पीएच मान होगा, जितना अधिक पीएच मान होगा उतना ही अधिक क्षारीय गुण होगा। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, जिसका पीएच मान होता है लगभग 13 के आसपास। ठीक है। अब एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में समझते हैं। अम्ल क्षार सूचक, ठीक है, ऐसे रासायनिक यौगिक जो अम्लीय या क्षारीय वातावरण में अपना रंग बदलते हैं, ये अम्लता या क्षारीयता का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लिटमस पेपर। ठीक है। अब प्रमुख जो अम्ल क्षार सूचक हैं उनके रंग परिवर्तन के बारे में समझते हैं कि लिटमस पेपर क्या है। कि जो अम्ल में होता है नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, और क्षार में होता है लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। एक मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज जो है वो अम्ल में लाल रंग का हो जाता है और क्षार में पीले रंग का हो जाता है। ये भी एक इंडिकेटर है। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। अब नेक्स्ट फिनाफ्थलीन, फिनाफ्थलीन भी एक इंडिकेटर है। तो अम्ल में ये जो है रंगहीन रहता है, मतलब कलरलेस हो जाता है, और क्षार में ये गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, फिनाफ्थलीन। और ब्रामथाइमाल ब्लू, ठीक है, ये क्या है, अम्ल में पीला रंग का हो जाता है और क्षार में नीला रंग का हो जाता है। ये रंग हमें याद रखने हैं, क्वेश्चंस में इनके रंग पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि मतलब हमें आते तो हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, तो हमें याद रखना है इनको। यूनिवर्सल एक इंडिकेटर होता है कि पीएच मान के अनुसार विभिन्न रंगों में बदलता है, जिससे अम्ल या क्षार की तीव्रता का पता लगता है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो। ठीक है। अब उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इन ऑक्साइडों में ये विशेषता होती है कि वे ना तो पूरी तरह से अम्लीय होते हैं और ना ही पूरी तरीके से क्षारीय, बल्कि आवश्यकता अनुसार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये उभयधर्मी कहलाते हैं, जो ना तो पूरी तरीके एसिडिक होंगे और ना ही बेसिक होंगे। ये जो है आवश्यकता जैसी जिसकी ज़रूरत होगी वो उसके हिसाब से अपना कलर बदल देंगे या रिएक्शन करेंगे उस हिसाब से, और दोनों तरीके से अपना व्यवहार करते हैं। इनको कहलाते हैं क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड के कुछ उदाहरण हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड क्या होता है, अम्ल के साथ ZnO2HCl यानी वाटर को अलग कर देता है। देखो जो भी अम्ल के साथ रिएक्शन होती है उसमें क्या है, H+ आयन निकलता है और वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन आयन छोड़ता है, तो वो हो गया अम्ल। और अगर बेस के साथ हो गया तो वो OH आयन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो
बेस के साथ अगर कर रहे हैं तो NaOH यानी सोडियम जिंक ऑक्साइड बनाएगा और वाटर निकलेगा, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड के गुण और उपयोग, इनके गुण भी समझने चाहिए कि ये ऑक्साइड दोनों प्रकार के वातावरण में संतुलित व्यवहार दिखाते हैं, ठीक है। धातुओं के ऐसे ऑक्साइडों का उपयोग विभिन्न औद्योगिक और रासायनिक प्रक्रियाओं में होता है। उभयधर्मी ऑक्साइडों का अध्ययन रसायन शास्त्र में यानी केमिस्ट्री उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यौगिकों के जटिल रासायनिक संरचना और गुणधर्म को समझने में सहायक होते हैं, ठीक है। ये जो जटिल इनकी जो संरचना होती है उनको समझने के लिए भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम क्वेश्चन समझेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो क्वेश्चन है कि सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं। ऑक्साइड जो है अधातु के ऑक्साइड, ठीक है, जो नॉन मेटल है उसके ऑक्साइड्स के बारे में बताना है। ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी उभयधर्मी। कि जब अब हम ऑप्शन राइट आंसर पढ़ते हैं कि जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक है। अधातु ऑक्साइड नॉन मेटल जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक, ठीक है। पानी में घुलने पर ये अम्लीय घोल बनाते हैं जो हाइड्रोजन देने के लिए वियोजित होता है। इस प्रकार प्रकृति में ये अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है? आम तत्व, ठीक है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो सभी एसिड के लिए आम तत्व जो होता है वो हाइड्रोजन है। सभी अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन यानी H+ उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आदि, ठीक है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। ये मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एसिड क्या करते हैं? मिथाइल ऑरेंज को लाल और नीले लिटमस को भी लाल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? ऑप्शन ए लिटमस को प्रभावित नहीं करता, ऑप्शन बी नीले लिटमस को लाल कर देता है, ऑप्शन सी नीले दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित करता है, ऑप्शन डी लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है जब एसिडिक नेचर है, क्योंकि इसका जल अपघटन हो जाता है। इसके फलस्वरूप ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर देखो जल कोई भी विलेन या सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है तो क्या करेगा? नीले लिटमस को लाल कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड एक प्रबल एसिड है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा गलत है, तो गलत एक ही है ऑप्शन कि अम्ल जो है एसिड का स्वाद खट्टा होता है। इनका पीएच वैल्यू जो है 7 से कम होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग का कर देते हैं। अम्ल क्षारों के साथ अपक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। समस्त खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ठीक है। कार्बनिक अम्ल जैसे साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि दुर्बल अम्लों की श्रेणी में आते हैं। प्रबल अम्ल मुख्यतः धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। ऐसा अम्ल जिनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों के परमाणु उपस्थित होते हैं उनको ऑक्सी अम्ल कहा जाता है, जैसे H2SO4 या HNO3, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इनमें ऑप्शन जो है वो गलत है। क्या क्या है कि अम्ल जो वह रासायनिक पदार्थ हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है, तो अम्ल का स्वाद नमकीन नहीं होता है।
अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको वीक करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, तनु अम्ल में पानी। ऑप्शन बी, सांद्र अम्ल में पानी। ऑप्शन सी, सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल। ऑप्शन डी, पानी में सांद्र अम्ल। ठीक है, तो एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें पानी में सांद्र अम्ल धीरे धीरे डालना चाहिए। किसी भी सांद्र अम्ल यानी कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के लिए जल में सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या है कि हीट निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक एसिड के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है? ऑप्शन ए, पोटेशियम क्लोराइड। ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक तीव्र अकार्बनिक एसिड है। ठीक है, यह गंधहीन रंगहीन पदार्थ है जो जल के साथ विलेय है। इसका रासायनिक सूत्र है वो है H2SO4। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोट बनाने में, रंग व औषधि बनाने में किया जाता है और संचायक बैटरियों में भी होता है इसका उपयोग। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड गैस्ट्रिक एसिड के संघटक में रूप में हमारे जो पेट के अंदर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना को घोल सकता है कौन सा एक एसिड है जो एसिड बेस या पदार्थ है, विलयन है, जो सोने को घोल सकता है? ऑप्शन ए, ग्लिसरीन। ऑप्शन बी, पेट्रोलियम ईथर। ऑप्शन सी, मेथनॉल। ऑप्शन डी, एक्वारेजिया। ठीक है, तो एक्वारेजिया सोना को घोल सकता है। नाइट्रिक अम्ल का एक भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 भाग के मिश्रण को एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं। देखो, नाइट्रिक एसिड का एक भाग और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 भाग के अगर मिश्रण करा जाएगा तो एक्वारेजिया बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबल धातुओं को भी गला देता है। ये क्या करता है, एक्वारेजिया जो है सोने, प्लेटिनम और नोबल धातुओं को भी गला देता है। ठीक है, तो सोने को भी घोल देगा ये एक्वारेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में घोलने पर कौन सा एसिड कम हाइड्रोजन आयन देता है? ऑप्शन ए, हाइड्रो वो HNO3। ऑप्शन बी, CH3COOH। ऑप्शन सी, H2SO4। ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो प्रबल अम्ल वे होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह से H+ आयन और ऋणायनों में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये अम्ल पानी में घुलने पर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह से H+ व ऋणायनों में नहीं बदलते, जैसे CH3COOH। ये अम्ल पानी में घुलने पर अल्प मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? ऑप्शन ए, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये तो गलत है। हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन को जलीय माध्यम में पेश करता है पिघली हुई स्थिति में। ठीक है, ये भी गलत है। प्रभावीकरण दर्शाता है। ठीक है, जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है। अम्ल एक रासायनिक यौगिक है, अब इसको समझते हैं। अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका pH मान 7 से कम होता है, जो पानी में घुलने पर खट्टे स्वाद का होता है। ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल करता है और क्षारक को उदासीन कर देता है, यानी निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। तो राइट ऑप्शन इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का किस अनुपात में मिश्रण जो है एक्वारेजिया कहलाता है? तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रेशियो होता है वो नाइट्रिक एसिड का होगा 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक का होगा 3 भाग। ठीक है, वो कहलाता है एक्वारेजिया। ठीक है, ये जो है ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। ऑप्शन सी, नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिटिक एसिड एक मोनोकार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है,
मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका स्वाद खट्टा और गंध जो है वो तीखी होती है। यह सिरके का मुख्य घटक है। कौन सा? एसिटिक एसिड। पानी में घोलने पर एसिटिक एसिड वियोजन प्रक्रिया से गुजरता है। इससे एसीटेट आयन बनता है। ठीक है, एसीटेट CH3COO नेगेटिव तथा हाइड्रोजन आयन H प्लस बनता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज क्या है? कौन सा है? एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अम्ल बी एक अम्ल है जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है। ठीक है, वह H प्लस आयनों को कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl H2O SO4 HNO3। तो कौन सा जो है वो सही है? तो केवल बी सत्य है, केवल ए और बी दोनों असत्य हैं, और ए और बी दोनों असत्य हैं, ए केवल ए असत्य है, और ए बी और दोनों सत्य हैं। ठीक है, इसका जो है ये क्वेश्चन पूरी तरीके से नहीं आया है, तो ठीक है, इसमें वो है, दो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है? स्वाद अम्लों के बारे में सही नहीं है, कौन सा कथन सही है नहीं है उसके बारे में बताना है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये H2CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और कार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करते हैं, बिल्कुल सही है। धातु धीमा उदासीनीकरण करते हैं, नहीं, धीमा उदासीनीकरण नहीं करते हैं। जलीय माध्यम तथा तरल अवस्था में H प्लस का निर्माण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि धीमा उदासीनीकरण नहीं करते हैं, ये तो तेज रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इनकी धातुओं से अपक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अम्ल क्षारों से अपक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ये धातु कार्बोनेटों से अपक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। ये संक्षारक प्रभाव रखते हैं, अर्थात इनके संपर्क में कपड़ा, लकड़ी, धातु इत्यादि रख आते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं। ये सभी अम्लों के गुण हैं, जबकि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया बहुत तीव्र होती है, जो कि उदासीनीकरण का उदाहरण है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज सी, कि धीमा उदासीनीकरण नहीं होता है, ये बहुत तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? ऑप्शन ए, स्वाद में खट्टा होता है, बिल्कुल होता है। स्वाद अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये तो नहीं। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, बिल्कुल बनाता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, बिल्कुल कर देता है। तो राइट ऑप्शन इज अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये गलत है। ठीक है, अम्लों के सामान्य गुण कौन से होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल केवल जल की उपस्थिति में अम्लीय गुण दर्शाते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। ये हाइड्रोजन गैस के निष्कासन के साथ कुछ धातुओं के साथ क्रिया करते हैं। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, अतः विकल्प जो है बी, ये गलत है। मतलब अम्ल का स्वाद जो है वो खट्टा होता है, कड़वा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक मतलब वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूरिएटिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन ए परक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रमुख कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, वस्तुतः हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इसे म्यूरिएटिक एसिड भी कहा जाता है। मानव जठर नाल में इसकी अल्प मात्रा रहती है, जो आहार पाचन के में सहायक होती है। ये भोजन को पचाने के लिए सहायक होता है, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसे ही म्यूरिएटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है? ठीक है, तो पीएच पेपर को नीला कर देता है। देखो, एसिड होगा तो वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जो बेस होगा वो लाल को नीला करेगा। तो ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी जठर रस, ऑप्शन बी नींबू का रस, और ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जठर रस अभी हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में ही, जिसे म्यूरिएटिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे पेट के अंदर पाया जाता है और भोजन को पचाने के लिए सहायक होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड
का एक विलेन ही जो है वो क्षारीय विलेन है, जिस कारण यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथपेस्ट में सामान्यतः क्या होता है? टूथपेस्ट में तो ऑप्शन ए अम्लीय होता है टूथपेस्ट, ऑप्शन बी उदासीन होता है, ऑप्शन सी क्षारीय होता है, ऑप्शन डी हानिकारक होता है। तो टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः क्षारीय होता है, क्योंकि ये हमारे मुंह में कुछ प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। टूथपेस्ट में उपस्थित क्षार इन क्षारों को मतलब अम्लों को उदासीन में बदल देता है। ठीक है, उदासीन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इनमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? देखो, धावन सोडा में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए उदासीनीकरण अपक्रिया होती है और कोई गैस नहीं निकलती है, वाइट रंग की तलछट बन जाती है, CO2 गैस तेजी से बुदबुदाहट के साथ निकलती है और पाप की ध्वनि हाइड्रोजन गैस के साथ निकलती है। ये RRB ALP का क्वेश्चन है। ठीक है, जो 2018 में पूछा गया है। तो धावन सोडा, ठीक है, इसमें क्या कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम धावन सोडा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को मिक्स करेंगे तो इसमें क्या होगा कि वाइट रंग की जो CO2 गैस तेजी से बुदबुदाहट के साथ निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? एक है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम एसीटेट, ऑप्शन सी अमोनियम फॉस्फेट, ऑप्शन डी सोडियम मैग्नीशियम सल्फेट। तो जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ क्रिया करता है तो प्राप्त लवण की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। ठीक है, जो कौन सा जो लवण है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा अगर, और वीक बेस होगा, उसके साथ में अगर रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि जो लवण बनेगा यानी जो साल्ट बनेगा उसकी प्रकृति होगी वो साल्ट मतलब एसिडिक नेचर होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो एसिडिक बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या कहलाएगा, एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, सो मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl एक लवण है जो बनता है, NaCl लवण जो है साल्ट है वो कैसे बनता है? ऑप्शन ए तीव्र अम्ल और मंद क्षार से, ऑप्शन बी मंद अम्ल और मंद क्षार से, ऑप्शन सी तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से, ऑप्शन डी मंद अम्ल और तीव्र क्षार से। देखो, NaCl एक जो है सोडियम क्लोराइड एक सामान्य लवण है जो एक प्रबल अम्ल तथा या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रबल क्षार या सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर बनता है। ठीक है, एक इसमें क्या है कि प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग ही बेस होगा, इनकी रिएक्शन होगी तब क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो उदासीन नेचर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का नमक NaCl कैसे बनता है, किससे बनता है? अभी देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली है सिर्फ। ठीक है, और क्वेश्चन सेम है। तो इसमें NaCl कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बर्फ को कैसे पिघलाया जाता है? तो ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कास्टिक सोडा, ऑप्शन डी साइट्रिक एसिड। तो बर्फ को पिघलाने के लिए नमक यानी सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड को बर्फ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण यानी फ्रीजिंग मिक्सचर बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? जब एक एसिड जो होता है वो मेटल ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा? ऑप्शन ए लवण और जल, ऑप्शन बी अम्ल और जल, ऑप्शन सी क्षार और जल, ऑप्शन डी क्षार और अम्ल। तो जब एक अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में NaCl तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है, उदाहरण सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक के साथ अपक्रिया करेगा
तो NaCl यानी साल्ट मिलेगा, लवण मिलेगा और जल मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का मान 7 से कम है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। तो पीएच जो होता है वो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का माप है, किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता को दर्शाता है। जिस विलयन में जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे उस विलयन का मान पीएच मान उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन जितने कम होंगे पीएच मान उतना ही ज़्यादा होगा। पीएच का मान 0 से 14 के बीच में होता है, जिसमें पीएच मान 7 जो है उदासीन का होता है और 7 से कम एसिड, 7 से ज़्यादा बेस का होता है। अमोनियम क्लोराइड पीएच का मान 7 से कम होता है, अर्थात अमोनियम क्लोराइड का विलयन एसिडिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो, साधारण नमक के बारे में भी हम बता चुके हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो HCl किसका नाम है? HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड, KOH है यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो साधारण नमक जो हो गया वो हो गया सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में समझते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते किसे हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होता है वो होता है लगभग 10.4 के लगभग होता है। ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्राकृतिक रूप से मिलने वाला एक खनिज पदार्थ है जिसका रासायनिक सूत्र होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग शरीर की मांसपेशियों और तंत्रिका के फंक्शनल कार्य के लिए किया जाता है, लेकिन इसका मुख्यतः उपयोग पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन है ना, यानी जो न्यूट्रलाइज विलयन होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? उसका पीएच वैल्यू होता है 7। ठीक है, विलयन की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच पैमाने का प्रयोग किया जाता है। पीएच मान 0 से 14 अंकों तक होता है, जिसमें पीएच 7 वाले विलयन उदासीन प्रकृति के होते हैं, जबकि 7 से अधिक वाले क्षारीय और 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच वैल्यू जो है वो कितना होगा? अत्यधिक अम्लीय का पीएच वैल्यू होगा वो होगा 0। ठीक है, 0 मतलब जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 से 14 के बीच में होती है। तो 0 भी हो सकती है और 14 भी हो सकती है। तो जिसकी वैल्यू 0 होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जिसकी वैल्यू 14 होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान 0 होता है। सोरेन सेन ने 1909 ईस्वी में पीएच स्केल का प्रतिपादन किया था। पीएच किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पीएच मान 7 से कम होने पर अम्लीय और 7 से अधिक होने पर जो है वो क्षारीय होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.5, रक्त का यानी ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4, लार का पीएच वैल्यू 6.5, दूध का पीएच वैल्यू 6.4 और मूत्र का पीएच वैल्यू 6 होता है। नींबू का पीएच वैल्यू 2.2 होता है। ठीक है, निम्न में से कौन से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए संकेतक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए फेनोप्थलीन, ऑप्शन बी लिटमस, ऑप्शन सी इयोसिन, ऑप्शन डी यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को नापने के लिए संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में अम्लीय है?
तो जिसका पीएच मान 0 वाला घोल, जिसका पीएच मान 1 वाला घोल, जिसका पीएच मान 6 वाला घोल, जिसका पीएच मान 7 वाला घोल। तो जिसका पीएच मान 0 है, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन की मोलरता में सांद्रता को एक लघुगणकीय मापन यानी लैगोरिथम स्केल कहा जाता है, ठीक है, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। हाइड्रोजन आयन की सक्रियता को ऋणात्मक 10 आधारीय लघुगणकीय मान को पीएच कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमने पीएच स्केल बनाई गई है, तो इनमें से कौन सा घोल जो होगा वो एसिडिक होगा, वो होगा जिसका पीएच वैल्यू 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए OH निगेटिव आयन सांद्रता में कमी, ऑप्शन बी H+ आयन सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन सी H+ आयन सांद्रता में कमी, ऑप्शन डी OH निगेटिव आयन सांद्रता में वृद्धि। किसी भी विलयन का पीएच मान एक संख्या है जो कि विलयन की अम्लता और क्षारकता को दर्शाती है। किसी भी विलयन का पीएच मान संख्यात्मक रूप से द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन के विक्षोभ के लघुगणक के बराबर होता है, ठीक है। तो पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि OH निगेटिव आयन सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो इसे क्या माना जाएगा? ऑप्शन ए न्यूट्रल निष्पक्ष, ऑप्शन बी बेस, ऑप्शन सी एसिड, ऑप्शन डी आयन। तो पीएच मूल्य एक संख्या होती है, ठीक है, जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। इसका मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है, ठीक है। अगर पीएच मान 7 से कम है तो ये एसिडिक यानी तेजाब का माना जाएगा, ठीक है, एसिडिक नेचर माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलयन लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन बी 10, ठीक है। तो जो जो अम्लीय गुण होता है जिसका, वो होता है वो लाल नीले लिटमस को लाल कर देता है। एसिड क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस में बदल देता है, और उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। तो जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी वो बेसिक नेचर में होगा। और इसमें कह रहा है बेसिक नेचर क्या करता है कि लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देगा, तो उसका पीएच वैल्यू होगा 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। तो पीएच एक संख्या है जिसे अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित किया जाता है, और जिसका यह कह रहा है कि जिसका पीएच जो है 7 से कम होता है, तो उसका है जो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा एसिड है जिसका में एसिड जो जो वो है पीएच वैल्यू है उसकी 7 से कम होती है, ठीक है, और ये जलीय विलयन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच वैल्यू क्या होगा? अगर नीले विलयन को लाल से लाल में कन्वर्ट कर देता है उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, क्योंकि ये एसिडिक नेचर में होगा। और एसिडिक नेचर जिसका होता है वो पीएच वैल्यू को जिसका जिसका जिस सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, और ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। एसिड क्या करता है, नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है? ऑप्शन ए पीएच वैल्यू 8, ऑप्शन बी पीएच वैल्यू 5, ऑप्शन बी सी पीएच वैल्यू 10, ऑप्शन सी पीएच वैल्यू 4। जो जिसमें हाइड्रोजन आयन विलयन जो है हाइड्रोजन आयन जिसमें सर्वाधिक होगा उसकी सबसे कम पीएच वैल्यू होगी, ठीक है। तो पीएच वैल्यू 4 वाला जो विलयन है वो हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है, ठीक है। पीएच मान जिसका 7 से कम वाले
7 वाले जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, और 7 से अधिक वाले बेसिक होते हैं, और 7 से कम वाले होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? नींबू के रस का मान लगभग जो है 2.2 होता है। इसमें ऑप्शन में 2 दिया गया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो नींबू के रस का पीएच वैल्यू जो होता है वो होता है 2 मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? ऑप्शन ए डीबी पैमाना, ऑप्शन बी ओएच पैमाना, ऑप्शन सी पीएच पैमाना, ऑप्शन डी हाइड्रोजन पैमाना। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता नापने का पैमाना जो होता है वो होता है पीएच पैमाना। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए पीएच पैमाना का उपयोग किया जाता है, जिसमें पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी वो होगा एसिडिक इन नेचर, जिसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी वो होगा बेसिक इन नेचर, और जिसकी वैल्यू 7 होगी वो होगा न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पत्ता गोभी यानी रेड कैबेज एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाया जाए तो परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए नीला हरा, ऑप्शन बी फीका गुलाबी, ऑप्शन सी लाल भूरा, ऑप्शन डी नारंगी। तो लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे नीला हरा विलयन के साथ मिलाने में रंग परिवर्तित की पहचान की जाती है। जब ये एसिड के साथ मिलेगा तो नीला, और वैसे उसके साथ मतलब बेस के साथ मिलेगा तो ये हरे का रूप करेगा। तो नीला और हरा जो है ये कलर परिवर्तित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला करने वाला जो होता है वो होता है बेस, और बेस की पीएच वैल्यू होती है 7 से अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता? ऑप्शन ए मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन बी फिनाप्थिलीन, ऑप्शन सी इयोसिन, ऑप्शन डी यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो फिनाफ्थलीन, मिथाइल आयरन जैसे प्राकृतिक या कृत्रिम सूचक से किसी यौगिक के अम्ल अथवा क्षार होने की गुण का पता लगाया जाता है। जबकि इयोसिन क्या है? इयोसिन एक कोशिका द्रव्य है जिस जिससे ऊतक का अध्ययन किया जाता है, यानी टिश्यू के बारे में पता किया जाता है इयोसिन। तो इयोसिन जो है वो इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क लिटमस पेपर, शुष्क कोई मतलब सूखा लिटमस पेपर है, उस पर शुष्क HCl गैस की क्रिया क्या क्रिया होगी उससे? ठीक है, तो ऑप्शन ए नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा, ऑप्शन बी नीला लिटमस पेपर श्वेत हो जाएगा, ऑप्शन सी नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता, ऑप्शन डी लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। इसमें क्या कह रहा है कि शुष्क लिटमस पेपर है और शुष्क उस पर HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक जो गैस है वो डाली जा रही है। तो इसमें क्या है, लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलेगा क्योंकि जल की अनुपस्थिति में यह आयनीकरण नहीं होगा, इसका आयोडाइज नहीं होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होगा, इस कारण ये जो है अपना रंग नहीं बदलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा जो कैसा नेचर है कि नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है और लिटमस को नीले रंग में बदल देता है? ठीक है, किसका ऐसा नेचर होता है? ऑप्शन ए क्षार अम्ल क्षार लाल, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें लिटमस पेपर पर वास्तव में नीले रंग का प्रयोग वास्तव में नीले रंग का होता है, और परंतु जब इसे अम्ल में डुबाया जाता है तो यह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, और जब इसे लाल लिटमस पेपर को पुनः क्षारीय विलयन में डुबाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। और लिटमस पेपर एक की इस प्रकृति के कारण इसे सूचक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा होगा? ठीक है, ऑप्शन ए नारंगी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी
गुलाबी, ऑप्शन डी नीला। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग लाल हो जाएगा, क्योंकि लिटमस अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। लिटमस किससे बनता है कि थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे इंडिकेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क HCl के गैस में संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर पे के रंग पर क्या असर होगा। देखिए, जब भी कोई शुष्क गैस होगी और शुष्क लिटमस पेपर होगा तो क्या होगा कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन या जो OH आयन जो हैं वो नहीं बन पाएंगे जल की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है, तो उसका रंग नहीं बदलेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट कि उसका रंग नहीं बदलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए फिनाफ्थलीन के साथ नीला और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। ऑप्शन बी फिनाफ्थलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। ऑप्शन सी फिनाफ्थलीन के साथ पीला और मिथाइल ऑरेंज के साथ गुलाबी। ऑप्शन डी फिनाफ्थलीन के साथ पीला और मिथाइल ऑरेंज के साथ नीला। तो क्षार का रंग जो होता है फिनाफ्थलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है। ऑप्शन ए वे परिरक्षकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन बी उनका pH 7 से कम है। ऑप्शन सी अम्ल या क्षार को मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। वे कड़वे होते हैं। तो अम्ल व क्षार के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही जलीय विलयन में अपघटित हो जाते हैं। आयन मुक्त करते हैं। ये मुक्त आयन विद्युत का चालन करते हैं तथा अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया जो होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है, यानी उसमें हीट एनर्जी निकलती है। अम्ल स्वाद में खट्टे तथा क्षार जो हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्लों का pH मान 7 से कम तथा क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं। ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उभयधर्मी, ऑप्शन डी क्षारीय। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, यानी एम्फोटरिक होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। ये जल में अविलेय हैं, परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाता है। ठीक है, ये कैसा होता है, उभयधर्मी इन नेचर, यानी एम्फोटरिक ऑक्साइड इन नेचर होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ऑप्शन ए सल्फर ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड। जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो इनमें ऑप्शन में जिंक ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी नेचर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटरिक ऑक्साइड है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटरिक ऑक्साइड है। यह जल में अविलेय और परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाता है। ऐसे यौगिक अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उभयधर्मी यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी धातु जो अम्लों के साथ तथा क्षारों के साथ भी प्रक्रिया करते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय ऑक्साइड, ऑप्शन बी न्यूट्रल ऑक्साइड, ऑप्शन सी एम्फोटरिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी क्षारीय ऑक्साइड। तो एम्फोटरिक ऑक्साइड यानी उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार से व्यवहार प्रकट करता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसके उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अपक्रिया करते हैं। कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लों के साथ साथ क्षारों से भी अपक्रिया करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज बदल रही है सिर्फ क्वेश्चन की। ठीक है, लैंग्वेज का भी हमें ध्यान रखना है।
ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाएंगे। इसी से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस लाते हैं, जो वीडियो में हम बताते हैं आपको, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो कृपया सपोर्ट करें, और वीडियो में अंत तक देखने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। ठीक है। और ऐसे ही मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।